एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर दीप्ति और आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम R33 रेकवेक डॉक्टर रेकवेक की होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में बात करने वाले हैं। उसके कंटेंट उसमें क्या मिले हुए हैं, कॉम्बिनेशंस क्या मिले हुए हैं और साथ ही साथ उसके यूजेस के बारे में भी हम जानने वाले हैं। और साथ में एक कंडीशन, एक डिजीज के बारे में भी हम डिटेल में जानेंगे कि ये मेडिसिन हम जिस भी डिजीज में इसको यूज करते हैं उसके बारे में भी हम थोड़ी सी जानकारी देने की कोशिश करेंगे। हो सकता है ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, तो पेशेंसली आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, आपके लिए ये वीडियो जरूर उपयोगी होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं और जानते हैं R33 के बारे में। तो फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होता है जब आप वर्किंग होते हैं या फैमिली में भी ऐसा कई बार आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे लोगों ने, कि कुछ लोगों को काम करते करते एकदम से झटके पड़ने लग जाते हैं। आपके आसपास आपने ऐसा देखा होगा, या कोई दौरे उनको पड़ने लग जाते हैं, या वो सुध बुध अपनी खो बैठते हैं, उनका शरीर अकड़ जाता है या जकड़ जाता है और कुछ अलग तरीके के व्यवहार वो करने लगते हैं, या कुछ काम करते करते या फंक्शन अटेंड करते करते सडनली वो नीचे गिर जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन जब हमारे आसपास हम देखते हैं, हमारे फैमिली में अगर हम देखते हैं, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं मिर्गी का होना या इपिलेप्सी का होना। तो R33 जो मेडिसिन है वो स्पेशली इपिलेप्सी के लिए इंडिकेटेड है, कन्वर्जन के लिए इंडिकेटेड है। तो क्या आप जानते हैं कि जब कभी इस तरीके के दौरे पड़ रहे हैं या इस तरीके का पेशेंट आपके पास है तो आपको क्या करना है? बहुत कम लोग ही ये जानते होंगे कि उनको इस तरीके की कंडीशन में क्या करना चाहिए और ये हो क्या रहा है। बहुत सारे लोग डर जाते हैं, कोई लोग कहते हैं कि इन्हें क्या हो गया, मतलब अलग अलग तरीके से उसको डिनोट किया जाता है अलग अलग प्लेसेस के अकॉर्डिंग। तो आज हम इस बीमारी के बारे में हम जानेंगे कि आखिर ये होती क्या है, उसके कुछ कॉमन सिम्टम्स के बारे में जानेंगे, उसके कॉजेस के बारे में हम जानेंगे, उसके ट्रीटमेंट के बारे में हम जानेंगे। तो इस वीडियो में हम इपिलेप्सी को कवर करते हुए R33 के बारे में जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि इपिलेप्सी या मिर्गी का दौरा पड़ना आखिर होता क्या है। इपिलेप्सी एक प्रकार का मस्तिष्क का विकार होता है जिसमें कि मनुष्य के जो भी पेशेंट होते हैं उनके जो नर्वस सिस्टम होता है वो अफेक्टेड होता है। हमारा शरीर जो है या हमारा ब्रेन जो है नर्वस सिस्टम से मिलकर बना हुआ है और हर नर्व जो होती हैं वो एक दूसरे से मिलकर हमारे शरीर के जो भी वर्किंग होती है या वर्क होता है उसको करने में हमें मदद करती है। तो एक नर्व से दूसरे नर्व तक जो भी सिग्नल्स हैं वो जाते हैं और उसी हिसाब से हमारा बॉडी जो है वर्क करता है। तो इस बीमारी में रोगी के जो तंत्रिका तंत्र होते हैं या नर्वस सिस्टम जो होता है या नर्व्स जो होती है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन या अवरोध पैदा होता है, के कारण दिमाग शरीर के अन्य भागों से कनेक्ट नहीं कर पाता है और या उसके जो भी मैसेजेस है जो हमारे ब्रेन तक जा रहे हैं वो हमारे शरीर के अन्य भाग तक वो नहीं भेज पाता है, जिसकी वजह से हमारी जो संवेदनाएं होती है, जो सेंसेस होते हैं, जो हमारी वर्क करने की जो क्षमता होती है वो प्रभावित हो जाती है। कुछ समय के लिए ऐसा होता है, लेकिन कभी कभी ये स्थिति जो है बहुत लंबे समय तक भी चलती है। उनके मसल्स में ऐंठन हो जाती है, बहुत ज्यादा कॉन्स्ट्रिक्शन उनके मसल्स में होता है, उन्हें दौरे पड़ने लगते हैं, उनमें झुंझुनाहट सी आती है, उनके हाथ पैर इस तरीके से हिलने लगते हैं और उन्हें बहुत ज्यादा झटके जो है महसूस होते हैं। तो इस तरीके से मिर्गी का दौरा जो है वो पड़ता है और इस तरीके से एपिलेप्सी के जो है सिम्टम्स आपको पेशेंट में देखने को मिलते हैं। यह मानव दिमाग में पैदा होने वाली एक ऐसी स्थिति है जैसे कि किसी के घर में शॉर्ट सर्किट होने के बाद अचानक से बिजली चली जाती है। बेसिकली जो एपिलेप्सी होती है वो 2 टाइप्स की होती हैं और दोनों प्रकारों में भी उनके भी टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहला जो टाइप होता है वो जनरलाइज्ड एपिलेप्सी होती है और सेकंड जो होता है वो फोकल एपिलेप्सी होती है। तो जनरलाइज्ड एपिलेप्सी जो होती है वो बहुत ही कॉमन टाइप ऑफ एपिलेप्सी होती है जो आप मोस्टली बहुत सारे पेशेंट को अफेक्ट करती है और इसको भी 2 भागों में बांटा गया है, जैसे कि एब्सेंस सीजर एंड टॉनिक क्लोनिक सीजर्स। एब्सेंस सीजर में पेशेंट जो होता है वो अपनी सुध-बुध खो बैठता है और वो एक ही टक लगाकर सिर्फ ऐसे आसमानों की तरफ देखता रहता है। उसको इस तरह के कोई झटके वगैरह नहीं होते हैं, सेंसेशन नहीं होते हैं, बस वो एक जगह पे बैठा हुआ होता है और ऐसा लगता है कि कुछ समय के लिए उसको जैसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। एब्सेंस एपिलेप्सी की कैटेगरी में ये आ जाता है या एब्सेंस सीजर की कैटेगरी में आ जाता है। इसके अंदर में टॉनिक क्लोनिक सीजर्स, इसमें क्या होता है कि ये मिर्गी का एक ऐसा प्रकार होता है जिसमें कि पेशेंट को अचानक से बेहोशी आ जाती है, मसल
मसल्स में अकड़न होने लगती है, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस आ जाती है, और कभी कभी बेहोश होकर जो पेशेंट है वो जमीन पे गिर जाता है, क्योंकि ये सिग्नल आपके मसल्स तक नहीं पहुंच पा रहे, एकदम से रुकावट सी आ जाती है। और इस तरीके के सीजर जब हो जाते हैं, एपिलेप्सी का अटैक जो है ये चला जाता है, तो पेशेंट में बहुत ज्यादा थकान महसूस हो जाती है, वो एकदम से स्लगिश हो जाता है इस तरीके के सीजर होने के बाद। जो सेकेंड टाइप है जिसके बारे में हमने बात की वो था फोकल सीजर। तो मिर्गी का दौरे का यह एक ऐसा प्रकार होता है जिसमें कि आपका जो ब्रेन होता है वो फोकल होता है। फोकल एरिया जो होता है ये आंशिक रूप से ही आपका जो ब्रेन है वो अफेक्टेड होता है। ये दिमाग के केवल एक हिस्से को प्रभावित करता है, ये पूरे ब्रेन को प्रभावित नहीं कर रहा है, किसी खास हिस्से को ही इफेक्ट करता है। और इस प्रकार के जो एपिलेप्सी होती है इसको हम आंशिक एपिलेप्सी या पार्शियल एपिलेप्सी के नाम से भी जानते हैं। इसमें भी 3 टाइप्स होते हैं, सिंपल फोकल सीजर, कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर एंड जनरलाइज्ड सेकेंडरी जनरलाइज्ड सीजर। तो सिंपल फोकल सीजर की अगर बात करें तो दौरे का ये प्रकार जो होता है दिमाग के छोटे से हिस्से को प्रभावित करता है, और इसमें खास कोई बहुत ज्यादा सिम्टम्स आपको देखने को नहीं मिलते हैं, कभी कभी एपिलेप्सी की तरफ बिल्कुल भी नजर नहीं आता है। इसमें पेशेंट को सिंपली स्वाद लेने में कठिनाई होती है या गंध लेने में अचानक से ऐसा होता है कि वो कुछ ठीक तरीके से स्मेल नहीं कर पा रहा है या टेस्ट नहीं कर पा रहा है, बस इतने से छोटे से उसका जो है सिम्टम होता है। कभी कभी उनमें टिंगलिंग सेंसेशन होती है, झंझनाहट जैसा उसे महसूस होता है, और बहुत कम टाइम के लिए पेशेंट को इस तरीके के सिम्टम्स जो है वो देखने को मिलते हैं। कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर की अगर हम बात करें तो दौरे के इस प्रकार में रोगी कुछ देर के लिए भ्रम की स्थिति उसमें पैदा हो जाती है, मतलब कुछ देर के लिए वो कॉन्शियस जो है उसका वो लॉस कर देता है, अनकॉन्शियस हो जाता है पेशेंट, और उनकी जो सोचने समझने की क्षमता जो होती है वो कुछ देर के लिए रुक जाती है। अचानक से पेशेंट बात करता रहता है और अचानक से फिर वो एकदम आउट हो जाता है, ब्लैक आउट हो जाता है, आप समझ नहीं पाते कि इसे अचानक से हो क्या गया। और थर्ड जो टाइप था वो था सेकेंडरी जनरलाइज्ड सीजर। तो मिर्गी के इस प्रकार में सबसे पहले रोगी के दिमाग का कुछ हिस्सा जो है वो अफेक्ट होता है, और धीरे धीरे ये जो प्रॉब्लम है वो और भी हिस्सों को प्रभावित करने लग जाती है। तो जो इसमें जो पेशेंट के सिम्टम है वो शुरुआत में कम होते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके सिम्टम्स में एग्रेवेशन होने लगता है, बढ़ोतरी होने लग जाती है। अच्छा, नोट करने वाली बात यह है कि जो मिर्गी होती है, जो एपिलेप्सी के जो अटैक होते हैं वो कुछ सेकेंड कुछ मिनट के लिए हो सकते हैं, कभी कभी तो आपको पता भी नहीं चलता, अटैक आके चला जाता है, लेकिन कुछ कंडीशंस में, कुछ पेशेंट में ये लंबे समय तक भी हो सकता है। तो दोनों ही कंडीशन में आपको फिजिशियन एडवाइस की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, तो डॉक्टर से जरूर आपको संपर्क करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं कॉजेस। तो एपिलेप्सी के कई कारण हो सकते हैं, कई बीमारियां हो सकती हैं, ऐसी कई डिजीज होती हैं जिसमें कि आपको एपिलेप्सी के अटैक देखने को मिल सकते हैं। कई हादसे या कई एक्सीडेंट्स की वजह से आपको मिर्गी हो सकती है। अगर आपके ब्रेन में कहीं चोट लग जाती है सडनली, बचपन में ऐसा कई बार होता है, बच्चे गिरते पड़ते रहते हैं और फिर कुछ समय के बाद जाके उनमें एपिलेप्सी अटैक देखने को मिल जाते हैं। तो कारण कई हो सकते हैं। कुछ जनरलाइज्ड कॉजेस के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो कारण हो सकता है वो हो सकता है ट्रांजिएंट इश्केमिक अटैक। दिमाग में खून की जो सप्लाई है या खून का जो बहाव है वो कम होता है, जहां पर प्रॉपर तरीके से ब्रेन की जो नर्व्स होती है उसको ऑक्सीजन मिलनी चाहिए, वो नहीं मिलती, जिसकी वजह से आपको सीजर्स हो सकते हैं। कभी कोई एक्सीडेंट होने की वजह से अगर आपको ब्रेन में या आपके हेड इंजरी हो जाती है या कोई भी हादसा हो जाता है जिसकी वजह से चोट लग जाती है, तो वहां पर भी इस तरीके की कंडीशन हो सकती है। कभी कभी प्रेगनेंसी के दौरान माँ को कोई किसी तरीके का एक्सीडेंट हो जाता है या पेट के बल माँ गिर जाती है या कोई चोट लग जाती है, कोई हादसा हो जाता है, तब बच्चों में एपिलेप्सी की कंडीशन जो है वो क्रिएट हो जाती है। कई बार ऐसा होता है प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं लेने की वजह से या प्रेगनेंसी के दौरान ऐसी कोई मेडिकेशन ले लेने की वजह से जो कि एपिलेप्सी का कारण बन सकती है, तो उस कंडीशन में भी बच्चों में एपिलेप्सी के सिम्टम्स जो हैं देखने को मिल जाते हैं। एपिलेप्सी जेनेटिकली भी हो सकता है, अगर आपके घर में पेरेंट्स को या किसी को भी अगर एपिलेप्सी की प्रॉब्लम है तो वो आपको भी जेनेटिकली वो प्रॉब्लम आपको भी हो सकती है। ब्रेन में एबनॉर्मल ब्लड वेसल्स होने के वजह से भी आपको ये कंडीशन हो सकती है। ब्रेन में किसी तरीके का इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जैसे मेनिंजाइटिस की कंडीशन में भी आपको एपिलेप्सी हो सकती है। और ऐसे बहुत सारी मेटाबॉलिक डिजीजेस होती हैं जहां पर आपको एपिलेप्सी के लक्षण देखने को मिल सकते हैं। तो इस तरीके के कुछ कारण हैं जो एपिलेप्सी का कॉज बन सकते हैं।
बात करते हैं सिम्टम्स के बारे में, लक्षण क्या होंगे। तो अलग अलग पेशेंट में अलग अलग तरीके के सिम्टम्स जो है देखने को मिल जाते हैं। किसी में बहुत ही आंशिक सिम्टम्स होते हैं या बहुत ही कम मात्रा में सिम्टम्स होते हैं जो आपको समझ में भी नहीं आते हैं, और कभी कभी बहुत ज्यादा लंबे समय तक जब एपिलेप्सी चल जाती है या बहुत ज्यादा सीवियर सिम्टम्स भी देखने को मिल जाते हैं। लेकिन कुछ जनरलाइज सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं। तो जब भी पेशेंट को अटैक आने वाला होता है तो अपनी सुध बुध खो देता है, अनकॉन्शियस हो जाता है पेशेंट, बहुत ज्यादा उन्हें बेहोशी जैसा फील होता है, चक्कर बहुत ज्यादा आते हैं, मांसपेशियों में अकड़न होती है, उनके हाथ पैर ऐसे ट्रिम्बलिंग करते हैं और ट्रेमलिंग होती है, बहुत ज्यादा झुंझुनाहट जैसा उन्हें महसूस होता है। स्वाद और गंध लेने की जो कैपेसिटी होती है वो थोड़ी सी उनकी लो हो जाती है या ना के बराबर हो जाती है। जैसे कि मैंने बताया, त्वचा में झंझनाहट जैसा महसूस होता है, सोचने समझने की क्षमता जो है वो कम हो जाती है उस समय या थोड़ी देर के लिए रुक जाती है, मुंह से झाग आने जैसी स्थिति भी हो जाती है और भ्रम की स्थिति भी हो सकती है पेशेंट में, डेल्यूजन हेलुसिनेशन जैसी कंडीशन भी क्रिएट हो सकती है। चलिए बात करते हैं रिस्क फैक्टर की कि ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो आपकी इस कंडीशन को क्रिएट कर सकते हैं या एग्रेवेट कर सकते हैं। रिस्क फैक्टर में सबसे पहले आ जाता है डिमेंशिया, जहां पर आपकी मानसिक क्षमता जो है वो कमजोर पड़ जाती है, या फिर अल्जाइमर डिजीज की कंडीशन में भी होता है जहां पे आपको मानसिक कमजोरी या भूलने जैसी शिकायत जो है पेशेंट में देखने को मिलती है। तो ये एक रिस्क फैक्टर हो सकता है। दिमागी संक्रमण या ब्रेन इन्फेक्शन जब आपको हो जाता है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, मेनिंजाइटिस की कंडीशन में, एंसेफेलाइटिस की कंडीशन में, तो जहां पर आपकी जो नर्व्स होती है वहां पर कोई फोड़ा हो गया है या वहां पे स्वेलिंग हो गई है, तो वैसी कंडीशन में आपको एपिलेप्सी जो है हो सकती है। एड्स एक ऐसी कंडीशन है जहां पर आपके शरीर की प्रतिरोधक जो क्षमता होती है या आपका इम्यून सिस्टम जो है वो हैम्पर्ड होता है, तो वहां पर भी आपको एपिलेप्सी के जोखिम का कारण ये बन सकता है। ब्रेन ट्यूमर एक कॉमन फैक्टर है या कॉमन कॉजेज होता है जहां पर आप पेशेंट को एपिलेप्सी जो है देखने को मिल जाती है। और भी कई अन्य जो डिजीजेस होती हैं जो दिमाग के टिश्यू को कमजोर करती हैं, तो उसके वजह से भी रिस्क फैक्टर क्रिएट हो सकता है। और जैसे कि हम पहली बात कर चुके हैं, आनुवंशिक यानी कि परिवार में इतिहास अगर हो एपिलेप्सी का तो वो भी एक जोखिम का कारण बन सकता है। तो ये थी जानकारी एपिलेप्सी के बारे में। होपफुली आप समझ पाए होंगे कि एपिलेप्सी होता कैसे है, क्या कारण होते हैं, सिम्टम्स क्या होते हैं। तो कोई भी किसी भी तरीके की एपिलेप्सी हो, किसी भी टाइप्स की एपिलेप्सी हो, शायद वहां पर माइनर सिम्टम्स हो चाहे फिर सीवियर सिम्टम्स हो, हर कंडीशन में आपको डॉक्टर की परामर्श लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। सेल्फ ट्रीटमेंट आपको बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि मैं इस वीडियो में अब आगे आपको R33 के बारे में बताने वाली हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप खुद से ही मेडिसिन लेंगे। फिजिशियन एडवाइस बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तो चलिए अब हम बात करते हैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के तरफ बढ़ते हैं कि R33 में क्या क्या मिला है और किस तरीके से वो आपकी हेल्प करती है। तो R33 जो मेडिसिन है वो वयस्कों में भी दे सकते हैं, एडल्ट में और चाइल्ड में भी हम ये मेडिसिन को दे सकते हैं। जब पेशेंट को अकड़न हो, जकड़न हो, मिर्गी के दौरे पड़ते हो और भ्रम की स्थिति होती हो, कॉन्शियसनेस उनका लॉस होता हो, कन्वर्जन सीजर्स की कंडीशन में आप ये मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। कंटेंट अगर बात करें इसमें, तो इसमें मिली हुई है ब्यूफोराना, जिंकम मेटेलिकम, बेलाडोना, इसके अलावा इसमें मिला हुआ है पल्सेटिला और साइलिशिया। तो बहुत अच्छी होम्योपैथी मेडिसिन जो अलग अलग तरीके से एपिलेप्सी में वर्क करती है, मिलाकर कॉम्बिनेशन तैयार किया गया है R33 का। अलग अलग मेडिसिन के क्या इंडिकेशंस होंगे उसके बारे में भी हम थोड़ा सा जान लेते हैं। सबसे पहली इंपॉर्टेंट होम्योपैथी इसमें मिली हुई है ब्यूफराना, और ये की मेडिसिन है इस कॉम्बिनेशन की या R33 की। तो एपिलेप्टिक फिट्स जब होते हैं या अनकंट्रोल्ड जर्किंग मूवमेंट्स होते हैं या मोमेंटरी लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस या अवेयरनेस जो है वो लॉस हो जाता है, या प्रोग्रेसिव वीकनेस अगर पेशेंट को होती है एपिलेप्सी की कंडीशन में, तो ये मेडिसिन बहुत ज्यादा इंडिकेटेड होम्योपैथी मेडिसिन है। क्यूप्रमेट जो मेडिसिन है ये भी एपिलेप्सी में बहुत अच्छे से वर्क करती है। वेरियस काइंड ऑफ क्रैम्प्स में ये मेडिसिन जो है इंपॉर्टेंट होती है। और सेरिब्रल कंजेशन जब हो जाता है, जहां पर अनड्यू क्वांटिटी ऑफ ब्लड जो है आपके वेसल्स में जमा हो जाता है, जिसकी वजह से आपके ब्रेन में प्रेशर होता है और प्रेशर की वजह से आपकी जो नर्व सिग्नल्स है वो प्रॉपर सप्लाई नहीं होते आपकी बॉडी तक, और ऐसी कंडीशन में फिर एपिलेप्सी क्रिएट हो जाती है या मिर्गी का दौरा पड़ने लगता है। तो ये बहुत ज्यादा अच्छी और इंपॉर्टेंट होम्योपैथी मेडिसिन है जो ऑलरेडी R33 में मिली हुई है।
पल्सेटिला जो मेडिसिन जो इसमें मिली हुई है, तो किसी भी तरीके के सप्रेशन की वजह से या किसी डिजीज के सप्रेशन की वजह से अगर आपको इपिलेप्सी हो रही है या इपिलेप्टिक फिट्स आते हैं तो वहां पर ये मेडिसिन जो है बहुत अच्छा एक्ट करती है। अगली होम्योपैथी इसमें मिली हुई है साइलिशिया, तो इट ट्रीट्स द इफेक्ट्स ऑफ सप्रेशन ऑफ स्वेट। अगर स्वेट के सप्रेशन की वजह से कोई डिजीज हो गई है, स्पेशली जब फीट पे आपकी स्वेटिंग होती है और उसको आप किसी मेडिसिन से या पाउडर से कोई लोकल एप्लीकेशन से सप्रेस कर देते हैं, उसके बाद अगर इपिलेप्सी अटैक आने लगते हैं, अदर कोई सिम्टम्स क्रिएट होने लगते हैं, तो वहां पर साइलिशिया मेडिसिन जो है बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से हेल्प करती है। स्पेशली कॉन्स्टिट्यूशनली ये मेडिसिन काफी हेल्प करती है। और लास्ट में इसमें मिली हुई है जिंकम मेटेलिकम, तो इट इज बेनिफिशियल इन कन्वर्जन, स्पेशली फिट्स, इपिलेप्सी, सीजर्स। जब कभी आपको स्किन डिजीजेस या स्किन डिजीज के सप्रेशन की वजह से अगर आपको फिट्स आने लगते हैं, तो ये काफी अच्छी होम्योपैथी मेडिसिन है जो कि इसमें ऑलरेडी मिली हुई है। तो ये थी R33 के कंपोनेंट्स के बारे में छोटी सी जानकारी। डायरेक्शन ऑफ यूजेस, इसको लेना कैसे है, तो जब भी आपको इस तरीके के सिम्टम्स होते हैं तो एडल्ट डोज की बात अगर करें तो 15 से 20 बूंद दिन में 3 बार लेना सफिशिएंट होता है। आप मिर्गी के अटैक आने के 1 घंटे पहले या आधे घंटे पहले भी ये मेडिसिन को ले सकते हैं। 15 से 20 बूंद आपको डायरेक्ट टंग पे लेना है, और आप चाहें तो हर 1 घंटे में भी, आप जब रेगुलरली अटैक आ रहे हैं, बहुत ज्यादा सीवियरिटी है, तो आप रेगुलरली हर 1 घंटे में भी ले सकते हैं, जब तक कि पूरी तरह से सिम्टम्स जो है वो कवर ना हो जाएं, है ना। और बच्चों की अगर बात करें तो 10 ड्रॉप दिन में 3 बार लेना सफिशिएंट होता है। थोड़े से पानी में आपको 10 ड्रॉप मिलाना है और बच्चे को दे देना है, और लगातार आप इस मेडिसिन को 3 महीने तक ले सकते हैं, कंटिन्यू भी कर सकते हैं। और जब आपको ऐसा लगता है कि आपके सिम्टम्स जो है लोअर डाउन हो रहे हैं, ठीक हो रहा है, तो धीरे धीरे करके आप इसके डोजेस को कम करते हुए धीरे धीरे आप इस मेडिसिन को बंद कर सकते हैं। हमेशा के लिए लेना 3 मंथ कंप्लीटली आपको इस मेडिसिन को जरूर लेना चाहिए। आपको जब इस तरीके के सिम्टम्स आते हैं तो फिजिशियन एडवाइस जरूरी होती है। वहां पर आपके कुछ डायग्नोसिस की जाती है, इन्वेस्टिगेशंस किए जाते हैं, जहां पर आपको पता चलता है कि आपको किस तरीके के, किस टाइप की दौरे पड़ रहे हैं, एपिलेप्सी है, फिट से क्या है, तो वो ज्यादा जरूरी होता है। खुद से सेल्फ मेडिकेशन आपको बिल्कुल नहीं करना है। तो ये थी आज की वीडियो मिर्गी के बारे में, इपिलेप्सी के बारे में और उसकी होम्योपैथी मेडिसिन और ट्रीटमेंट के बारे में। फ्रेंड्स, मेरा एक नया चैनल मैंने स्टार्ट किया है, वो है डॉक्टर दीप्ति होम्यो शॉर्ट्स के नाम से, जहां पर मैं सिर्फ शॉर्ट्स वीडियो डालने वाली हूं, जो सिर्फ 1 मिनट की वीडियो होगी, जहां पर मैं आपको जानकारी दूंगी और बहुत मजा आने वाला है। और वो मैं कंप्लीटली अपडेटेड हूं, उस पर रेगुलरली 5 से 6 वीडियो मैं अपलोड कर रही हूं, तो उस चैनल को भी जल्दी से जाके फॉलो करिए। चलिए, होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि अच्छी लगी तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, और मेरे दोनों चैनल को, डॉक्टर दीप्ति होम्यो और डॉक्टर दीप्ति होम्यो शॉर्ट्स को जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।